ठीक। हाँ विपिन, एक बार आप चैट बॉक्स पर लिख दें कि आपको आवाज आ रही है सही से, कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया है, अब हम चल रहे हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। ठीक है, अगर विपिन आपको कोई भी डाउट हो तो आप चैट बॉक्स पर लिखकर अपने जो भी डाउट हैं वो ऑन द स्पॉट सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब हम चल रहे हैं अपने सेकंड वाले क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, इंक्वायरी इनटू द कंपनी टू फाइंड आउट द ट्रुथ बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट। हम लोगों ने पढ़ा है कि एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट को या आरओसी को या किसी भी लीगल अथॉरिटी को यह डाउट हो जाता है कि यार जो फ्रॉड हुआ है ना वो कंपनी ने नहीं किया, कंपनी के मेंबर्स या डायरेक्टर्स ने फ्रॉड किया है। पेनल्टी कंपनी के ऊपर नहीं लगनी चाहिए, पेनल्टी कंपनी के डायरेक्टर्स या मेंबर्स के ऊपर लगनी चाहिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि आखिर ऐसी इंक्वायरी करी जा रही है अगर किसी लीगल अथॉरिटी के थ्रू, तो वो कौन सी सिचुएशन होती है, वो कौन सी सर्कमस्टेंस होती है। बच्चे 10 सेकंड का जवाब दे रहा हूं, आपको एक बार आंसर खुद को सोचना है। 10 सेकंड का आपको जवाब टाइम दे रहा हूं, एक बार आप खुद ध्यान कीजिए ये कंसेप्ट हमने कहां पर पढ़ा था कि अगर इंक्वायरी करनी पड़ रही है कंपनी के अंदर तो वो कौन सी सिचुएशन होती है। अब देखिए ऑप्शंस देखते हैं एक बार। सबसे पहला ऑप्शन है सेपरेट लीगल एंटिटी, बिल्कुल भी नहीं। सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट तो कैरेक्टरिस्टिक है कंपनी की, और वो तो ये बोलता है कि अगर जो मेंबर्स हैं कंपनी के, जो डायरेक्टर्स हैं कंपनी के, वो अपनी एक अलग पोजीशन पर हैं और कंपनी अलग एक पोजीशन पर है, कंपनी सेपरेट है, अपने नाम से कुछ भी कर सकती है, तो ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता। सेकंड, लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कंपनी, पॉसिबल ही नहीं है। लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कंपनी, कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक है, उसके अंदर बताया जाता है कि कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी कितनी होगी। अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो लाइबिलिटी उतनी होगी, अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो जितना गारंटी दी थी उतनी लाइबिलिटी। प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू नहीं, प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू तो एक सिचुएशन है जहां पर इंक्वायरी करने के लिए एंटर हो जाते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू करने के लिए इंक्वायरी, लेकिन वो एक्सेप्शन वाली सिचुएशन है, नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। तो हमारा जवाब क्या होगा, लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल। इस कंसेप्ट को मैं दोबारा और डिटेल में समझाता हूं। देखिए एक बार इस कंसेप्ट का नाम पढ़िएगा बच्चों, लिफ्टिंग अप और पियर्सिंग। लिफ्टिंग अप और पियर्सिंग इस शब्द का मतलब होता है उठाना। आप मॉल में जाते हो, लिफ्ट करना मतलब किसी कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही है, ऊपर उठा देना। कॉर्पोरेट मींस कंपनी, वेल का मतलब है पर्दा, नकाब। क्या है बच्चों, कंपनी के पास ना सेपरेट लीगल एंटिटी नाम की कैरेक्टरिस्टिक है। कंपनी के मेंबर्स या डायरेक्टर्स बड़े चालाक होते हैं, वो क्या करते हैं, कंपनी के अंदर एंटर होते हैं और कंपनी के अंदर फ्रॉड करते हैं। मेंबर्स या डायरेक्टर्स कंपनी के अंदर फ्रॉड करते हैं, लेकिन शो करते हैं कि ये फ्रॉड कंपनी ने किया है, जिससे पेनल्टी कंपनी के ऊपर लग जाए। और ज्यादातर ऐसा होता है कि कंपनी के मेंबर्स या डायरेक्टर पर्सनल फ्रॉड करके पर्सनल प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन पेनल्टी लग जाती है किसके ऊपर, कंपनी के ऊपर। लेकिन अगर बाई चांस कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए जिसमें गवर्नमेंट को या लीगल अथॉरिटी को यह डाउट हो जाए कि यार अब की बार जो फ्रॉड हुआ है वो कंपनी ने नहीं किया, कंपनी के मेंबर्स या डायरेक्टर्स ने किया है, पेनल्टी कंपनी के डायरेक्टर्स या मेंबर्स के ऊपर लगनी चाहिए, तो स्टूडेंट्स उस केस में इंक्वायरी बैठती है। उस केस में वो लीगल अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट या जो भी लीगल अथॉरिटी है, वो एक इन्वेस्टिगेशन टीम उस कंपनी के अंदर भेजती है और जाकर बोलती है इन्वेस्टिगेशन करो, पता लगाओ आखिर किसने फ्रॉड किया है, पेनल्टी कंपनी पर लगाएं या डायरेक्टर्स या मेंबर्स के ऊपर लगाएं। तो इसे बोला जाता है लिफ्टिंग अप और पियर्सिंग कॉर्पोरेट वेल, और इसका आंसर है आंसर सी। एक बार सभी बच्चे, जितने भी बच्चे जूम पर हैं या फिर जो बच्चे एप्लीकेशन पर देख रहे हैं राहुल सर के थ्रू,
एक बार सभी बच्चे जवाब देंगे मेरे को ये सेकंड वाला आया कि नहीं। अगर नहीं आया समझ में बिंदास बोलिएगा, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। शिप्रा, विपिन, बेटा एक बार बताओ समझ में आया, मैं आगे कंटिन्यू करूं? सेकंड क्वेश्चन क्लियर है आपको? ठीक है। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, रोक के बिंदास पूछिएगा, मैं दोबारा समझा दूंगा। अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन ये बोल रहा है, बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, बड़ा ही इजी क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि इंडिया एंड यूएसए वॉर में है, मतलब इंडिया और यूएसए के बीच में युद्ध चल रहा है, वॉर चल रहा है। कौन से फाइनेंशियल ईयर के अंदर? 2022-2023 प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर वॉर चल रहा है। किसके बीच में? इंडिया एंड यूएसए के बीच में। क्वेश्चन ये है कि 2021-22 प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, जब इंडिया और यूएसए के बीच में वॉर नहीं चल रहा था, उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर उन्हें किस नाम से जाना जाएगा कंपनी लॉ के हिसाब से? एलियन एनिमी, या फ्रेंडली एलियन, या कंट्रीज इन वॉर, या स्ट्रेंजर? ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है आपके। एक बार 10 सेकंड का मैं आपको समय दे रहा हूं, एक बार सोचिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। बहुत ही सिंपल है, सीए में, इंटर में भी पढ़ाया आपने, फाउंडेशन में भी पढ़ाया आपको, बीकॉम में भी पढ़ाया आपने। देखिए बच्चे, एलियन एनिमी का मतलब क्या होता है? एलियन जो शब्द है ना, एलियन, इसका मतलब होता है फॉरेनर या इंडिया से बाहर का, अदर देन इंडिया। और एनिमी का मतलब क्या होता है? जिससे हमारी दुश्मनी है। अगर दो या उससे ज्यादा कंट्रीज वॉर में हैं, उनके बीच में अभी प्रेजेंट में युद्ध छिड़ा हुआ है, तो उन्हें एनिमी बोला जाता है, एलियन एनिमी। लेकिन हमारा और कंट्रीज इन वॉर, ये भी सेम हो गया एलियन एनिमी की तरह। स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर तो हमें मतलब ही नहीं है, क्योंकि इंडिया एंड यूएसए अभी वॉर में चल रहे हैं, पहले नहीं थे। और हमें इतना तो पता है कि आज ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, इंडिया और यूएसए स्ट्रेंजर तो नहीं है। कम से कम इंडिया भी दुनिया में जाना जाता है, यूएसए अमेरिका तो जाना ही जाता है। तो अब देखिए, इंडिया एंड यूएसए 2022-23 प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर में एनिमी है। तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर जब उनके बीच में वॉर नहीं चल रहा था, तब वो क्या थे? सर तब तो वो फ्रेंड थे आपस में। तो ये हो गया इसका आंसर बी। ये है आपका थर्ड क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है बच्चों आपके। अगर डाउट है तो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। अगर बच्चे, हमने 3 क्वेश्चन अभी तक करे हैं, तीनों में से किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर आपको डाउट है तो अभी भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। विपिन, आपके पास में इसकी एमसीक्यू की वो आ चुकी है पीडीएफ? नहीं आई है तो मैं सेंड कर रहा हूं आपको। एक मिनट। चलिए, तो ठीक है, मैं मानता हूं कि थर्ड क्वेश्चन तक सबको समझ में आ चुका है। आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर बोल रहा हूं बच्चे, प्रॉब्लम है आराम से आप लोग पूछ लीजिएगा, और रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कॉर्पोरेट वेल विल बी लिफ्टेड अप इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन? मैंने अभी अभी आपको बताया, कॉर्पोरेट वेल का मतलब होता है जब लीगल अथॉरिटी को डाउट हो जाए कि कंपनी के अंदर जो फ्रॉड हुआ है वो खुद कंपनी ने नहीं किया, मेंबर या डायरेक्टर ने किया है। एक बार एक क्वेश्चन पूछा मेरे से एक बच्चे ने, बोला सर ऐसी कौन सी सिचुएशन होगी जिसमें गवर्नमेंट को ये डाउट हो सकता है कि पेनल्टी कंपनी के ऊपर लगनी चाहिए या मेंबर के ऊपर लगनी चाहिए? फ्रॉड कंपनी ने नहीं किया, मेंबर, ऐसी कौन सी सिचुएशन होगी सर? मैंने बोला भाई देख, ऐसी तो कौन सी सिचुएशन होगी,
ये तो किसी को नहीं पता। पर हाँ, कंपनी लॉ के अंदर, कंपनी लॉ इतने सालों से फॉलो हो रहा है, तो हिस्ट्री में प्रीवियस अगर हम देखें, पुराना पास्ट में जाकर, तो कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पर ये निकल के आया था कि गलती कंपनी की नहीं, मेंबर्स की थी, तो गवर्नमेंट ने उन सिचुएशन को बेंचमार्क बना लिया। ऐसी कुछ सिचुएशंस हैं कंपनी लॉ के अंदर जो कि हिस्ट्री में कभी हुई थी किसी कंपनी के साथ, लेकिन गवर्नमेंट उनको बेंचमार्क बना चुकी है कि यार ये वो सिचुएशंस हैं जहां पर आंख बंद करके कंपनी के ऊपर पेनल्टी मत लगाओ, बल्कि क्या करना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। तो आपसे वही पूछा जा रहा है कि नीचे जो ऑप्शंस दिए हुए उनमें से कौन सी सिचुएशन ऐसी है जिसमें कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट अप किया जाता है। 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं बच्चों, 10 सेकंड का टाइम है, दिमाग में, माइंड में एक बार आंसर सोचिए इन चारों ऑप्शंस को देखकर, फिर मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। 10 सेकंड का टाइम है, और अगर डाउट है, क्वेश्चन भी समझ में नहीं आए तो भी पूछ लीजिएगा बच्चों। चलिए, अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन, हाँ जी सर ये तो होता है, आपने इसके अंदर एक एग्जाम्पल भी पढ़ाया था हमको, ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग लिमिटेड, इस वाले केस लॉ को समझाया था सर आपने। फर्स्ट वाला तो कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट अप में आता है, ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग लिमिटेड, ये केस लॉ समझा था। मैं जल्दी से एक बार इस केस लॉ को समझा देता हूं बच्चों। ली नाम का, और ये सेपरेट लीगल एंटिटी से रिलेट करता है। ली नाम का एक आदमी था, उसकी खुद की कंपनी थी। वो कंपनी क्या करती थी, वो कंपनी फर्टिलाइजर, खाद बनाती थी जो खेतों में, फील्ड में डाला जाता है। लेकिन उसका जो खाद था ना, वो उसके अंदर इतने केमिकल्स होते थे कि आप उसको बेयर हैंड, ऐसे खुले हाथों से नहीं पकड़ सकते, उसके लिए अलग से ग्लव्स आते थे, तभी वो खाद, फर्टिलाइजर पकड़ा जा सकता। और उसको ना आप ऐसे खेत में, फील्ड में खड़े होकर भी नहीं डाल सकते थे, पैर जल जाते थे आपके। तो ऊपर हेलीकॉप्टर से या एरोप्लेन से या ऊपर लटक के, और तब खेत में उसको डाला जाता था खाद को। ली नाम के बंदे ने ऐसी कंपनी खोली। तो वो कौन था, वो ओनर था उसका, वो उस कंपनी का डायरेक्टर था। लेकिन वो कभी कभी ना एम्प्लॉय की तरह काम भी करता था। वो कभी कभी खुद चला जाता था लोगों के पास में और किसानों के यहाँ और खाद डालने के लिए। तो एक बार वो एम्प्लॉय की तरह काम कर रहा था, एरो उसमें हेलीकॉप्टर में बैठ के, और किसान के खेत में खाद डाल रहा था। हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, उसकी डेथ हो गई। तो उसकी जो विडो थी, वाइफ ली, ये ली मतलब उसकी वाइफ, वो कंपनी के पास में गई और जाकर बोली कि वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के हिसाब से मेरे पति जो कि कंपनी के वर्कर थे, वो काम करते हुए उनकी डेथ हो गई, मुझे कंपनसेशन मिलना चाहिए। तो कंपनी ने ये बोलकर मना कर दिया उनको कंपनसेशन देने से कि साहब, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट तो वर्कर को कंपनसेशन देने की बोलता है। ली जो आपके हस्बैंड थे, वो तो ओनर थे, कंपनी के डायरेक्टर थे, उनको कौन कंपनसेशन देगा, वो वर्कर नहीं थे। तो ये जो उसकी वाइफ थी ना ली, उसने कंपनी के ऊपर केस कर दिया, और कोर्ट ने बोला, कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन किया, क्योंकि पता चला कि कंपनी ने कंपनसेशन देने से तो मना कर दिया विडो को, उसकी वाइफ को, लेकिन कंपनी के मेंबर डायरेक्टर ने पीछे से कंपनसेशन निकाल लिया और अकाउंट्स में लिख दिया कि हमने विडो को दे दिया, और निकाल के पर्सनल अपनी जेब में रख लिया। तो इसलिए इंक्वायरी कराई गई। तो ये इस सिचुएशन में तो इंक्वायरी होती है। तो पहला वाला तो चलो हमारा हो गया। दूसरा, टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, हाँ जी, कोर्ट की बात नहीं मानोगे तो भी होती है, बिल्कुल सही। नॉट हैविंग कॉमन सील, इस वजह से थोड़ी ना, कॉमन सील नहीं है तो क्या 2 डायरेक्टर साइन कर देंगे, नहीं तो 1 डायरेक्टर, 1 कंपनी साइन कर देगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, ए एंड बी बोथ, क्योंकि ये वो सिचुएशंस हैं जिनके अंदर कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट अप किया जाता है। देखो, टोटल जितनी सिचुएशंस है वो मैंने यहां पर लिखी हैं, इन सभी सिचुएशंस के अंदर कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट अप होती है, इनमें ये सिचुएशन भी आ जाती है। अगर अभी भी किसी भी बच्चे को डाउट है इस क्वेश्चन नंबर 4 में या इसके एक्सप्लेनेशन में, बिंदास पूछ लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो बच्चे ऐप पर देख रहे हैं वो भी पूछ सकते हैं,
और जो बच्चे अभी जूम क्लास पर देख रहे हैं वो भी पूछ सकते हैं। शिप्रा, विपिन, देव, बच्चे अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है आप डिस्कस कर लो, पूछ लो। चलिए ठीक है, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे। अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया हुआ है और अभी रिसेंट आया था, और इस क्वेश्चन पे एक बवाल हुआ था। वो बवाल कैसे हुआ था? वो ऐसे हुआ, उसके लिए पहले मुझे क्वेश्चन सॉल्व करवाना पड़ेगा आपको। पर हुआ ऐसा था कि ये क्वेश्चन अभी सीएमए फाइनल के एग्जाम में आया था एक साल पहले, और इसका जो आंसर है ना वो पुराने मॉड्यूल के अकॉर्डिंगली सही माना गया, जबकि इसका आंसर एक्चुअली में चेंज हो गया था और एप्लीकेबल भी हो गया था, और सबको पता भी था। लेकिन हुआ क्या बच्चों? हुआ ऐसा कि दूसरा आंसर मतलब पुराने वाले आंसर को देखकर और इसको सही मान लिया। तो जितने भी बच्चे थे वो सही आंसर लेकर आए, लेकिन उनका गलत माना। मैं समझा देता हूं। क्वेश्चन बोल रहा है एक निधि कंपनी एक्सेप्ट नहीं करेगी डिपॉजिट, कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है और कितने से ज्यादा एक्सेप्ट नहीं कर सकती। इसका सिंपल आंसर है, मैं आपको बता देता हूं। पहले किसी वक्त 15 टाइम्स हुआ करता था, अमेंड हो चुका है, और इसका आंसर है 20 टाइम्स। एक निधि कंपनी जो है वो 20 टाइम्स तक एक्सेप्ट कर सकती है, 20 टाइम्स से ज्यादा एक्सेप्ट नहीं कर सकती। इसका एक्सप्लेनेशन यहां पर क्लियरली है। ये याद रखने वाली बात है बच्चों, आपको सिंपल। तो मुझको बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? शिप्रा, विपिन, देव, एक बार रिप्लाई करें बच्चे आप चैट बॉक्स पर। यहां तक क्लियर है? 5 क्वेश्चन अपन ने करे हैं, यहां तक कोई भी प्रॉब्लम है तो बताओ जल्दी से। शिप्रा, विपिन, देव, अगर बच्चे आपको कोई भी प्रॉब्लम है, और बाकी बच्चे जो ऐप पर देख रहे हैं, विनय, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप बताओ। क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर जल्दी से। आज टोटल इसके अंदर 35 क्वेश्चंस हैं। आज इसके अंदर हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बाकी के 15 जो है वो कल वाले के साथ में मिलाकर ज्वाइन करेंगे, क्योंकि बाकी के जो 15 क्वेश्चन है वो कल वाले से मिलते हुए। देखें एक बार जल्दी से, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप लोगों ने पढ़ा है कितने टाइप की कंपनीज होती है। अगर मेंबरशिप के बेसिस पर बात करूं तो 3 टाइप की होती है, पब्लिक, प्राइवेट, 1 पर्सन। और 1 पर्सन कंपनी का सेक्शन होता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 62। विपिन ने बोला है सर नहीं विपिन, 20 टाइम्स। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, क्लियर रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है और इसके आंसर के ऊपर बहुत बार ये सीएमए में लड़ाई झगड़ा चलता है। इसका आंसर आपको 20 टाइम्स 20 गुना लिखकर आना है। क्लियर? 20 गुना। क्लियर है ना ये चीज? इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक बात और बताऊं विपिन, एक बच्चे का मेरे पास में कॉपी दी थी उसने मेरे को चेक करने के लिए, अभी शायद अप्रैल में ही उसने कॉपी दी थी अपनी, कि सर मैंने ये आंसर लिखा था। उसने शायद 25 टाइम्स लिखा था और उसका गलत कर दिया गया था वो। तो मैंने उसको बोला था, मैंने कहा आपको 20 टाइम्स आंसर लिखना है तो ही सीएमए वाला इंस्टीट्यूट जो है वो आपका आंसर सही करे। नेक्स्ट चलते हैं 6 पर। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, 1 पर्सन कंपनी मीन्स अ कंपनी which has only 1 person as a member। बिल्कुल सही बात है। A company formed under 1 person company may be either, कैसे हो सकती है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमने पढ़ा हुआ है। चाहे से प्राइवेट, चाहे से पब्लिक, चाहे से 1 पर्सन, कोई भी कंपनी हो, तीनों की तीनों कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स भी हो सकती हैं, लिमिटेड बाय गारंटी भी हो सकती हैं, अनलिमिटेड भी हो सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर है ये चीज यहां तक?
अगर इस 6th क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो बच्चों पूछ लो जल्दी से। अगर 6th क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट है तो पूछ लो। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं अब अपन अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। बच्चा बीच में अगर थोड़ा सा मीटिंग में, क्योंकि नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है, अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन रिजॉइन कर लेंगे उसको, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। डोरमेंट कंपनी के बारे में क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में एक बार आया हुआ है। डोरमेंट कंपनी इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट, अंडर दिस एक्ट। क्यों? तो आपको ये पता होना चाहिए डोरमेंट कंपनी होती क्या है। और देखिए डोरमेंट कंपनी क्या होती है, इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपको आंसर आ जाएगा। जैसे मेरी एक कंपनी है मोहित बंसल क्लासेस, और उसके अंदर मैं एजुकेशन सर्विस देता हूं, पढ़ाता हूं। अब बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं, उसमें सीएमए, सीए, सीएस, 11th 12th बीकॉम, इन सब के बारे में पढ़ाया जा रहा है। तो पहले ही इस कंपनी के अंदर इतने सारे काम हो रहे हैं ना कि हमें पहली टेंशन है कि कितना ज्यादा काम। अब क्या है, मैं बुक भी पब्लिश कर रहा हूं अपनी। मुझे लगा कि यार इस बुक के लिए तो मुझे कॉपीराइट लेना पड़ेगा, मैं कोई नया प्रोडक्ट बना रहा हूं उसके लिए मुझे पेटेंट लेना पड़ेगा। अब मेरे को बुक के लिए पेटेंट लेना पड़ेगा, कॉपीराइट लेना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता मेरी जो कंपनी चल रही है मोहित बंसल क्लासेस में उसी के नाम से पेटेंट लूं या कॉपीराइट लूं। तो मैंने क्या किया, मैंने ऐसा कर दिया कि मैं एक नई कंपनी ओपन कर ली, और उस कंपनी में मैं कोई काम नहीं करूंगा, वो कंपनी में मैं कुछ करूंगा ही नहीं। बस वो कंपनी एक तरह से डोरमेंट रहेगी, सोती रहेगी मेरे लिए। उस कंपनी के नाम पर मैं क्या करूंगा, जब जब मुझे जरूरत होगी कोई पेटेंट ले लूंगा, कोई कॉपीराइट ले लूंगा। या तो इसलिए वो डोरमेंट कंपनी बना दी, या फिर मैंने इसलिए बना दी कि यार मैं ना अभी सोच रहा हूं फ्यूचर में मैं कोई नया प्रोजेक्ट लेकर आने वाला हूं। फ्यूचर में मैं एक नया प्रोजेक्ट लेकर आऊंगा, लेकिन वो नया प्रोजेक्ट मैं अपनी मोहित बंसल क्लासेस कंपनी के नाम से नहीं चलाना चाहता, मैं किसी दूसरी कंपनी के नाम से चलाऊंगा। तो फ्यूचर में मुझे नई कंपनी बनानी पड़ेगी। मैंने क्या किया, एडवांस में एक कंपनी बना के रख ली, उसमें काम नहीं करूंगा, वो कंपनी सोएगी अभी आराम से, लेकिन फ्यूचर के लिए मैंने वो कंपनी आज ही बना ली। वो होता है बच्चे डोरमेंट कंपनी। क्वेश्चन पूछ रहा है डोरमेंट कंपनी इन 3 में से किसके लिए काम आ सकती है? क्या फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए? हाँ जी बना सकते हो बिल्कुल। क्या असेट होल्ड करने के लिए? पेटेंट कॉपीराइट असेट ही होते हैं आपकी, और क्या होता है? और बाकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इनके लिए। डोरमेंट कंपनी वो कंपनी है जो आज इनकॉर्पोरेट हो चुकी है लेकिन आज काम नहीं कर रही, फ्यूचर प्रोजेक्ट में काम करेगी, या फिर तब काम करेगी जब हम आईपीआरस लेंगे उसके नाम पे, पेटेंट या कॉपीराइट लेंगे। और ये बात यहाँ पे एक्सप्लेन करी हुई है बच्चे। अगर 7th क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं यहीं पर। बताएं एक बार जल्दी से। 7th क्वेश्चन क्लियर है बच्चे आपको? चलूं मैं आगे? थोड़ा सा नेट गड़बड़ कर रहा है, अगर बाई चांस मीटिंग डिस्कनेक्ट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, रिज्वाइन कर लेंगे। यहां तक क्लियर है? अगर कोई भी डाउट है पूछ लीजिए आप बिंदास। नेक्स्ट चलते हैं 8 पर। नेक्स्ट बोल रहा है पेमेंट ऑफ डिविडेंड बाय कंपनी फॉलिंग अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अगर सेक्शन 8 में जो कंपनी है, कौन सी है सेक्शन 8 के अंदर? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी डिविडेंड दे रही है तो कौन सी सिचुएशन में एनपीओ के थ्रू जो डिविडेंड दिया गया है वो वैलिड माना जाएगा? कौन सी सिचुएशन में वैलिड माना जाएगा? अगर कंपनी प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स में से डिविडेंड दे रही है तो वैलिड माना जाएगा? जी नहीं। अगर कंपनी डोनेशन मिला है उसे गवर्नमेंट से या कहीं से, वहां से डिविडेंड दे रही है तो वैलिड माना जाएगा? जी नहीं। अगर कंपनी टॉप 1000 कंपनीज के अंदर फॉल हो रही है तो माना जाएगा? जी नहीं। तो कब माना जाएगा? साहब कभी भी नहीं माना जाएगा, क्योंकि जो एनपीओ कंपनी होती है ना, वो एनपीओ कंपनी कभी भी डिविडेंड दे ही नहीं सकती। वो एनपीओ कंपनी कभी भी डिविडेंड को दे ही नहीं सकती।
हमने पढ़ा है ये बात। सेक्शन 8 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनीज होती है वो बनती ही चैरिटी के लिए है, वो कभी भी किसी और पर्पस के लिए बनती ही नहीं है, तो फिर उस केस में वो डिविडेंड भी नहीं दे सकती, चाहे से कुछ भी हो जाए। मेरे ख्याल से यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। अगर यहां तक कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स यहां तक अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। एक बार चैट पर लिखकर बताएं यहां तक क्लियर है? 8th तक आपको बच्चे? नो प्रॉब्लम, क्लियर है, ओके ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट अब अपना 9th क्वेश्चन। फॉरेन कंपनी, ओके विपिन, फॉरेन कंपनी अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 42, फॉरेन कंपनी अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 42 रिक्वायर्ड टू रजिस्टर इटसेल्फ, किसके साथ में उसे रजिस्टर करना पड़ता है? हाँ जी देखिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे अपना 9th क्वेश्चन, और 9th क्वेश्चन बोल रहा है कि जो फॉरेन कंपनी है उसको रजिस्टर होना पड़ता है। बिल्कुल रजिस्टर होना पड़ता है। किसके साथ में रजिस्टर होना पड़ता है? सर फॉरेन कंपनी को 2 आरओसी के पास में रजिस्टर होना पड़ता है। जो हमारी फॉरेन कंपनी होती है उसको 2 आरओसी के पास में रजिस्टर होना पड़ता है। 2 आरओसी कौन कौन से हैं? एक तो जिस स्टेट के अंदर वो बन रही है वहां के आरओसी में, प्लस एक तो जिस स्टेट में बन रही है वहां के आरओसी में, प्लस न्यू दिल्ली के आरओसी में। 2 आरओसी के पास में रजिस्टर होना पड़ता है। तो ये तो हो गया हमारे पहले क्वेश्चन, पहले वाले का आंसर, आरओसी ऑफ स्टेट एंड आरओसी ऑफ न्यू दिल्ली। कितने दिन के अंदर होना पड़ता है? जिस दिन कंपनी, फॉरेन कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है उसके 30 दिन के अंदर अंदर। तो देखिए यहां पर ये पहला बोल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, बिल्कुल गलत। आरबीआई बिल्कुल गलत। रीजनल डायरेक्टर बिल्कुल गलत। आरओसी के पास होना पड़ता है। आरओसी भी कौन सा होगा? एक तो स्टेट का और एक न्यू दिल्ली का, और इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन के अंदर रजिस्टर होना पड़ेगा। एक बार सभी बच्चे मेरे को रिप्लाई करके बता दो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। एक बार सभी बच्चे रिप्लाई करके बता दो समझ में आया कि नहीं आया। बिपिन एंड शिप्रा, 9th क्वेश्चन क्लियर है आपको? बिपिन एंड शिप्रा 9th क्वेश्चन क्लियर है? अगर क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है, एक्सप्लेनेशन में कोई भी प्रॉब्लम है, आप दोबारा पूछ लें। क्लियर है? ओके आगे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि होने को तो ये अमेंडमेंट है, लेकिन ये प्रीवियस ईयर का अमेंडमेंट है 2021 का, लेकिन ये इस बार के लिए इंपॉर्टेंट माना जाएगा। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये बोल रहा है कि स्मॉल कंपनी, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी के केस में इन 4 में से दिया गया कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 के अंदर आता है स्मॉल कंपनी। अब आपको पता होना चाहिए कि कंपनी को स्मॉल क्यों बोलते हैं। साहब कंपनी को स्मॉल इसलिए बोलते हैं क्योंकि स्मॉल कंपनी के ऊपर पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर की एक लिमिट है, कि स्मॉल कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल इतनी, पेड अप कैपिटल और टर्नओवर इतनी लिमिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वो स्मॉल नहीं माने जाएंगे, वो बड़े माने जाएंगे। तो अब ये क्वेश्चन है कि आप लोगों को 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, एक बार इन 4 ऑप्शंस को सोचिए, और अगर फिर भी कोई अगर आपके माइंड में आ जाता आंसर तो अच्छी बात है, एक्सप्लेन तो मैं करूंगा ही, अमेंडमेंट है ये नया। तो एक बार इसको सोचकर जवाब दें आप। देखिएगा स्मॉल कंपनी की जो डेफिनेशन है वो क्या है, बड़े ध्यान से देखिए। सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 बोलता है कि अगर किसी भी कंपनी को आप स्मॉल कंपनी बोलना चाहते हैं तो 2 कंडीशन पूरी कर देना। एंड बच्चों दोनों की दोनों कंडीशन पूरी होना कंपलसरी है,
दोनों कंडीशंस के बीच में एंड है, एंड दोनों का पूरा होना जरूरी है। साहब कौन सी? पेड अप शेयर कैपिटल जो है कंपनी की, वो मैक्सिमम 2 करोड़ रुपए तक की हो सकती है, कम उससे कम हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। और कंपनी का टर्नओवर 20 करोड़ रुपए तक का हो सकता है, उससे कम हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। दोबारा बोल रहा हूं, अगर किसी कंपनी को स्मॉल कंपनी बोलना चाहते हो तो उस कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ से ज्यादा ना हो, उसका टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा ना हो। एक बार मेरे से एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा, बोले सर एक बात बताओ, आप बोल रहे हो कि पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ से ज्यादा ना हो, टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा ना हो, सर ये बात आपको किसने बताई, ये लिमिट किसने सेट करी? मैंने बोला भाई ये लिमिट सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेट करी। बोला सर क्या इस लिमिट को सेंट्रल गवर्नमेंट कल को चेंज कर सकती है? कर सकती है। कल को सेंट्रल गवर्नमेंट बोले कि पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ की जगह बोले 5 करोड़, 7 करोड़, लेकिन एक मैक्सिमम लिमिट होगी कि उसके बाद तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं बढ़ा पाएगी। आज अगर प्रेजेंट सिनेरियो में बात करें, स्मॉल कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे इस लिमिट को चेंज कर सकती है मैक्सिमम 10 करोड़ तक, उससे ज्यादा तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती। टर्नओवर मैक्सिमम 20 करोड़, आज के प्रेजेंट सिनेरियो 20 करोड़ तक हो सकता है या उससे कम। सेंट्रल गवर्नमेंट इसे भी चेंज कर सकती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट इसको भी 100 करोड़ से ज्यादा नहीं कर सकती। मेरे को बताओ बच्चों, ये समझ में? अब देखिए इसके हिसाब से आप देखेंगे ना तो हमारा आंसर सी सही बैठ रहा है, क्योंकि इसमें ये बात क्लियरली लिखी है। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए बच्चे। अगर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है आप पूछ लीजिए, अगर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है आप पूछ ले दोबारा से। अगर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो पूछ ले। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। फिर दोबारा बोल रहा हूं बच्चों, अगर डाउट हो ना आप बिंदास पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 11 पर। ये बोल रहा है कि एक स्पाइस प्लस जो प्रोसेस है, पढ़ा है आप लोगों ने स्पाइस प्लस, और अब तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए बाकी प्रोसेस जो है उनको हटा दिया गया है, स्पाइस प्लस चल रहा है अब तो अकेला। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो स्पाइस प्लस है, इसके अंदर ये जो स्पाइस है इसकी फुल फॉर्म क्या, इसका मीनिंग बता दो भाई साहब। तो स्पाइस का मीनिंग आना चाहिए आपको। अब देखो इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं। हालांकि मैंने आप लोगों को जब पढ़ाया तो मैंने एक बात बताई थी कि अगर आपको स्पाइस की फुल फॉर्म याद ना आए ना तो खुद बना सकते हो, इतनी इजी फुल फॉर्म है इसकी। अगर आपको यह पता हो कि स्पाइस क्यों आया, कंपनी लॉ क्यों लेकर आया स्पाइस को, आप फुल फॉर्म खुद बना दोगे। देखो अभी बनाओगे। एस का मतलब है सिंप्लीफाइड, पी का मतलब है परफॉर्मा, आई का मतलब है टू इनकॉर्पोरेट, सी का मतलब कंपनी, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिकली। जब ये स्पाइस नहीं था ना, ये प्रोसेस स्पाइस प्लस वाला, और डिजिटल काम ज्यादा नहीं हो रहा था इंडिया में, उस वक्त कंपनीज को फिजिकली बनाया जाता था। अब आप इमेजिन करो, एक बार अपने दिमाग में इमेजिन करो कि आप किसी कंपनी में बैठे हो, आपको बोला गया है कि साहब नई कंपनी बनानी है। आप पहले ई फॉर्म 1A करके चला करता था, उसे एमसीए की वेबसाइट से डाउनलोड कर रहे हो, फिर उसको वहां पे फिल कर रहे हो, फिर बस पकड़ के आप जा रहे हो एमसीए के ऑफिस में, वहां पे लाइन में खड़ा हो रहे हो और वहां पर जाकर रजिस्टर करवा रहे हो। दिमाग खराब हो जाता था। बंदा 10 बार जाता था एमसीए के ऑफिस, लाइन में खड़ा रहता, 5 बजे जाते शाम के, नंबर ही नहीं आता, वापस जाता, सुबह वापस आता। लेकिन अब डिजिटल हो गया साहब काम। अब कंपनीज को इनकॉर्पोरेट करना कितना सिंपल हो गया। क्यों हो गया सिंपल? क्योंकि सर अब काम इलेक्ट्रॉनिकली होने लग गया। अब देखो आप फुल फॉर्म बना दोगे,
सिंप्लीफाइड परफॉर्मा टू इनकॉर्पोरेट कंपनीज इलेक्ट्रॉनिकली, क्योंकि ये लाया ही इसलिए गया था। आपको पता है पहले कंपनीज को इनकॉर्पोरेट करने के लिए कितने आपको डॉक्यूमेंट्स फाइल करने पड़ते थे, कितने सारे। अगर ई फॉर्म INC 1 फाइल कर रहे हो, देन उसके बाद में ई फॉर्म INC 8, 9, 10, INC 22, DIR 12, इतने सारे ई फॉर्म्स फाइल करने पड़ते थे। आज ये सब नहीं करना। आज आपको 3 ई फॉर्म फाइल करने होते हैं सिर्फ, INC 32, 33, 34, खत्म बात, आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है। सिंपल हो गया अब कंपनीज को इनकॉर्पोरेट करना। स्पाइस का मतलब भी है सिंप्लीफाइड परफॉर्मा टू इनकॉर्पोरेट कंपनीज इलेक्ट्रॉनिकली। मेरे ख्याल से बच्चों 11th क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर डाउट है पूछ लीजिए, मैं आगे भी समझा सकता हूं अगर कोई भी प्रॉब्लम है। क्लियर है यहां तक? चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये बोल रहा है मान लीजिए कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, उसके बाद में कंपनी को अपना नाम चेंज करना है, अपनी मर्जी से चेंज करना है, या सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि भैया चेंज करना पड़ेगा, कंपनी को नाम चेंज करना है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर कंपनी का नाम चेंज करना है तो वो कौन सी सर्विस है जो यूज में ली जाती है? आपको पता, अमेंडमेंट तो आपने पढ़ा हुआ है, काफी टाइम हो गया अमेंडमेंट आए हुए, कि अब कंपनीज को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, पहले जब कंपनीज इनकॉर्पोरेट होती थी ना, उस वक्त भी ये सर्विस यूज में ली जाती थी, आज नहीं ली जाती। आज ये सर्विस सिर्फ कंपनी का नाम चेंज करने के लिए यूज में ली जाती है। कौन सी सर्विस है सर? रन सर्विस। रन। रिजर्व, नाम सुनो, सर्विस का नाम पढ़ो, सब क्लियर हो जाएगा। रिजर्व यूनिक नेम। आपको पता है ना, आज अगर आप कंपनी खोल रहे हो या ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है, नाम चेंज कर रहे हो, पहले आपको ये चेक करना पड़ता है कि नाम अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि जिस नाम से आप कंपनी चलाओगे ना, वो नाम ऑलरेडी किसी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी के नेम से आइडेंटिकल या सिमिलर रिजेंबल करता हुआ नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में हो, मार्केट में खड़ा होकर बोल ना सको, अब्यूजिव हो, वल्गर हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और कुछ शब्द हैं जैसे इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, चैम्बर, कॉमर्स, मिनिस्ट्री, इंटरनेशनल, नेशनल, हिंदुस्तान, ये सब शब्द अगर आप कंपनी के नाम में यूज करना चाहते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ती है। इन सब के लिए पहले ना बच्चे आपको चेक करना पड़ता है कि जिस नाम से मैं कंपनी चलाने की सोच रहा हूं वो नाम मार्केट में अवेलेबल है कि नहीं है। इसके लिए सर्विस यूज करते हो रिजर्व यूनिक नेम। और जब इस सर्विस के थ्रू आपको पता चलता है कि हाँ भैया नाम अवेलेबल है, तो बेटे वो नाम 20 दिन के लिए रजिस्टर हो जाता है आपके पास, रिजर्व हो जाता है। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 12 आपको समझ में आया होगा, रिजर्व यूनिक नेम। अगर डाउट है तो पूछ सकते हो। जो बच्चे अभी एप्लीकेशन से ज्वाइन कर लिए दोबारा, वो बच्चे भी पूछ सकते हैं, जो जूम पर देख रहे हैं वो भी पूछ सकते हैं। सभी बच्चे एक बार क्लियर कर दो। विपिन, शिप्रा, बेटा आपको क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा है? अगर डाउट है तो बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूछ सकते हो। नहीं समझ में आ रहा है खुला बोल देना सर नहीं आ रहा है, दोबारा समझाओ, दोबारा समझाऊंगा मैं। ठीक है, ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि नीचे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको यह बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ट्रू है और कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं है। पढ़ लेते हैं। Once availability of name is found, validity of reserved name will be for 20 days. Person incorporating a new, ये तो सही है, ये तो अभी अभी समझाया मैंने कि रिजर्व यूनिक नेम से यूज करके अगर आपको पता चला कि भैया ये नाम अवेलेबल है, तो 20 दिन आपके पास वो नाम अवेलेबल रहता है। 20 दिन तक आप उसे रजिस्टर कर लो, वरना फिर वो आपके नाम से चला जाएगा। पर्सन इनकॉर्पोरेटिंग अ न्यू कंपनी, अगर कोई भी बंदा एक नई कंपनी ओपन कर रहा है तो कौन सा प्रोसेस यूज करता है? स्पाइस प्लस। अब आपने पढ़ा होगा स्पाइस प्लस 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ये पार्ट ए और पार्ट बी।
पार्ट ए के अंदर तो कंपनी का नाम, अवेलेबिलिटी पता चलती है, और पार्ट बी में हम सब डॉक्यूमेंट्स फाइल करते हैं। पता है ना आपको कंपनीज इनकॉर्पोरेट करने का प्रोसेस, पढ़ रखा है ये। तो ये बोल रहा है कोई भी पर्सन अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहा है तो वो पार्ट ए पार्ट बी दोनों को सेपरेटली फिल कर सकता, अलग अलग। हाँ जी सही है, सेपरेटली क्या जॉइंटली भी कर सकता, ऑप्शन है। अगर उसको ऐसा लगता है कि यार जिस नाम से मैं सोच रहा हूं कंपनी, गारंटी वो नाम मार्केट में अवेलेबल है, तो दोनों को एक साथ में फाइल कर दे, डर किस बात से। अगर उसे ऐसा लगता है नहीं यार मुझे तो पता ही नहीं है, मैं जिस नाम से सोच रहा हूँ वो नाम मार्केट में अवेलेबल है कि नहीं, तो पार्ट बी बाद में फाइल कर देना, पहले चेक कर ले तो पार्ट ए फाइल कर दे। ऑप्शन तो है, तो बी, ए भी सही है, बी सही है। तीसरा पढ़ते हैं। थर्ड बोल रहा है ई फॉर्म INC 9 इज फॉर डिक्लेरेशन बाय फर्स्ट सब्सक्राइबर एंड डायरेक्टर। नहीं 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 नहीं। तो बच्चे फिर हमारा अब इसमें आंसर क्या निकल के आया, डी आंसर निकल के आ गया, बोथ ए एंड सी। अच्छा सॉरी, बी वाला समझिएगा, बी वाला, पर्सन इनकॉर्पोरेटिंग अ न्यू कंपनी कैन नॉट फाइल, ये तो गलत है ना, कैन फाइल होगा। अगर कोई भी बंदा आज कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहा है स्पाइस प्लस फॉर्म के थ्रू, वो पार्ट ए पार्ट बी दोनों को सेपरेटली भी कर सकता है, जॉइंटली भी कर सकता है। क्वेश्चन बोल रहा है कैन नॉट, तो ये तो गलत है। और INC 9 डिक्लेरेशन देता है सब्सक्राइबर का, इन डायरेक्टर का, बिल्कुल सही है। उसमें वो ये लिखते हैं कि हम क्वालिफाइड आदमी है, तो आंसर हो गया आपका ए एंड सी। देखो इसका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, बिल्कुल शिप्रा, कैन नॉट बिल्कुल सही है। ये मैंने खुद नहीं लिखा था कैन नॉट जानबूझ के, और मैंने ध्यान नहीं दिया यहाँ, बिल्कुल सही है आपकी बात। क्लियर है यहां तक आपका क्वेश्चन नंबर 13? अगर डाउट है तो पूछ लो। ये वाला स्टेटमेंट भी आपका सही होता अगर इसमें कैन लिखा होता कैन नॉट की जगह। तो विपिन एक बार आप रिप्लाई करें, आपको आ रहा है समझ में? देव आप रिप्लाई करो, विनय, विपिन एक बार आप रिप्लाई कर दो, फिर मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। समझ में आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14। ये बोल रहा है कि जब कंपनी को रजिस्टर कराया जाता है तो कितने रुपए की फीस ROC को दी जाती है? बताओ, क्या फीस दी जाती है क्या? क्या अगर कंपनी आप रजिस्टर कराना चाहते हो तो ROC को फीस दी जाती है या फ्री में रजिस्टर होता है? विपिन आप बोल रहे हो 20 days इन केस न्यू फॉर एग्जिस्टिंग, नहीं 20 days फॉर बोथ, 20 days फॉर बोथ, बिल्कुल इसका कोई बाइफिकेशन नहीं है ऐसा। 14 की बात करें, 14 का कि जब आप कंपनी रजिस्टर करा रहे हो तो ROC को कितनी फीस देनी पड़ती है? बच्चे आपको बता दूं, अगर आप कंपनी रजिस्टर करा रहे हो तो आज प्रैक्टिकल, आज के टाइम पर अगर मैं बात करूं तो कोई फीस नहीं देनी पड़ती, नो फीस। अगर आपको कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है तो आपको कोई भी फीस नहीं देनी पड़ती। क्लियर है ये चीज? सर किसी भी केस में नहीं देनी पड़ती। अगर आपकी कैपिटल 15 लाख रुपए तक की है तो आपको फीस नहीं देनी पड़ती। अगर आपकी कैपिटल 15 लाख से ज्यादा है तो फीस देनी पड़ती है। एग्जाम्पल के तौर पे 1 मिनट में समझावट देता हूं, रुको। सपोज करो कि ABC नाम से कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं आप, और उसकी कैपिटल है 7 लाख, इनकॉर्पोरेट हो रही है अभी वो, उसकी कैपिटल 7 लाख है, क्या आपको फीस देनी पड़ेगी? नो। 14 लाख है, क्या फीस देनी पड़ेगी? नो। 15 लाख है, क्या आपको फीस देनी पड़ेगी? नो। सर 15 लाख 1 रुपया कैपिटल है, 15 लाख से सिर्फ 1 रुपया ज्यादा कैपिटल है, क्या फीस देनी पड़ेगी? यस। अगर कैपिटल 15 लाख से ज्यादा है तो फीस देनी पड़ेगी। स्टूडेंट बोलता है ठीक है सर। तो बच्चे उसके हिसाब से अगर हम यहां पर देखें तो कौन सा आंसर सही निकलेगा?
₹100 फॉर कैपिटल ऑफ ₹1 लाख ईच ना जी। ₹1000 फॉर कैपिटल ऑफ ₹1 लाख ईच ना। नो फीस इफ कैपिटल ऑफ कंपनीज विद इन द लिमिट, बिल्कुल सही बात। एक बार सभी बच्चे मेरे को बताओ क्वेश्चन नंबर 14 आपको समझ में आया? क्योंकि मैं आपसे इसी क्वेश्चन नंबर 14 से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछूंगा कि जो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे लिखा है ना बच्चों, वो दूसरी तरीके से और आ सकता है, एक दूसरी तरीके से आ सकता है। आपको पहले ये समझ में आया कि नहीं आया? फिर मैं आपसे इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ाकर पूछूंगा। एक बार जवाब दो पहले चैट पर, पहले चैट पे जवाब दो बच्चों, आप भी। हाँ ठीक है, आ गया समझ में। अच्छा मेरे को एक बात बताओ बच्चों, अगर ये क्वेश्चन जो लिखा है 14 नंबर का क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, अगर वो ऐसे होता, कैसे मैं लिख के बता रहा हूं, डैश अमाउंट ऑफ फीस और टैक्स, डैश अमाउंट ऑफ फीस और टैक्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी इज पेड टू आरओसी, और फिर ऑप्शन भी उसी के हिसाब से होते। आप मुझे बताइए, आपने बोला कि सर अगर आप कंपनी रजिस्टर कर रहे हो तो आपका ₹1 नहीं लगेगा, अगर कैपिटल 15 लाख तक या उससे कम है, उससे ज्यादा है तो लग जाएगा। मैं आपसे बोल रहा हूं मेरी कैपिटल ₹10 है, टैक्स लगेगा नहीं लगेगा ये बताओ मुझे आप। आपने फीस का बताया, चलो ठीक है गोली मारो उसको, मैं आपसे टैक्स की बात पूछ रहा हूं, टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे सर टैक्स तो लगेगा, चाहे से आपकी कैपिटल ₹100 है, टैक्स तो आप पर लगेगा। सर स्टैंप ड्यूटी तो आपको पे करनी पड़ेगी, हर हालत में पे करनी पड़ेगी यार। स्टैंप ड्यूटी तो हर केस में पे करना कंपलसरी है, जरूरी है। कितनी? वो सर स्टेट वाइज होती है, वो सर हर स्टेट की अलग होती है। याद रखिएगा बच्चों, क्वेश्चन घुमाने के लिए एग्जामिनर दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन पढ़ लेना आराम से। अगर क्वेश्चन सिर्फ फीस के बारे में बोले तो याद रखना 15 लाख की कैपिटल वाला प्रोविजन है। अगर क्वेश्चन फीस के अलावा टैक्स के लिए भी बोले तो फिर बच्चों स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ती है। मेरे ख्याल से अब आ गया आपको समझ में। अब चलते हैं नेक्स्ट 15th क्वेश्चन पर। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी कंपनी टू कमेंस इट्स बिजनेस इन द फॉलोइंग सिचुएशन। सर्टिफिकेट ऑफ, देखो दो सर्टिफिकेट पढ़े, एक तो आपने पढ़ा है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और उसके बाद में सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस क्या हर कंपनी को लेना पड़ता है क्या? क्या हर कंपनी को लेना पड़ता है? नहीं सर, हर कंपनी को नहीं लेना पड़ता, सिर्फ उस कंपनी को लेना पड़ता है जिसके पास में पेड अप शेयर कैपिटल है। एग्जाम्पल के तौर पर दो कंपनियां बन रही हैं, एक कंपनी है मोटू लिमिटेड कंपनी साहब, एक है पतलू लिमिटेड कंपनी। इस कंपनी के पास शेयर कैपिटल है, इसके पास शेयर कैपिटल नहीं है। क्वेश्चन ये है कि क्या, ठीक है यहां तक, अच्छा अब दोनों को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया, क्या सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के बाद ही दोनों अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं? सर ये पतलू लिमिटेड कर सकती है। क्यों? क्योंकि सर इसको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस नहीं लेना। क्यों? क्योंकि सर सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सिर्फ उस कंपनी को लेना पड़ता है जिसके पास शेयर कैपिटल है। जिसके पास शेयर कैपिटल नहीं है वो तो बिना सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के, सिर्फ उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाए, सीओआई मिल जाए, वो अपना धंधा पानी शुरू कर देगी, कोई दिक्कत नहीं। यही अपने क्वेश्चन का आंसर है बच्चों, और ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी समझ लो क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का प्रोविजन 5 बार हटके दोबारा लगाए। 1956 एक्ट के अंदर 3 बार अमेंडमेंट आया था इसी से रिलेटेड। पहले के टाइम पे पता क्या था कि साहब किसी को नहीं लेना पड़ता था, फिर आया कि सिर्फ जिनके पास में पेड अप शेयर कैपिटल है उनको लेना पड़ेगा और किसी को नहीं।
फिर आया सबको लेना पड़ेगा, चाहे से पब्लिक प्राइवेट है। फिर 2013 में इसको दोबारा हटा दिया। आज के टाइम पर जो आपको एग्जाम में लिखना है वो याद ये रखना है, अगर कंपनी के पास पेड अप शेयर कैपिटल है, सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ बिजनेस लेना पड़ेगा साहब, पड़ेगा। मेरे ख्याल से यहां तक बच्चे आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन नंबर 15। अगर अभी भी प्रॉब्लम है ना, अगर अभी भी आप लोगों को प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर सकते हो मेरे से। पता होगा ना आपको, जब सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ बिजनेस लेना होता है तो लेने के लिए कंपनी को पहले 2 डिक्लेरेशन देने पड़ते हैं। एक डिक्लेरेशन तो INC 20A के अंदर जाता है, एक INC 22 के अंदर जाता है। पढ़ा है ये सब आपने? चलिए बच्चे, अगर डाउट है, मैं फिर दोबारा बोल रहा हूं, जितने भी बच्चे अभी ऐप पर, जूम पर, जहां पर भी पढ़ रहे हैं, अगर कोई भी डाउट है आप बिंदास पूछ सकते हैं, मैं दोबारा समझाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो पूछ। चले साहब आगे 16th पर, नेम ऑफ कंपनी मस्ट बी चेंज विद इन कितने महीने फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर ऑर्डर आया कंपनी के पास कि भैया कंपनी अपना नाम चेंज करो, तो कंपनी को कितने टाइम के अंदर अंदर चेंज करना कंपलसरी होता है। ये तो पढ़ा है यार आपने। अब पता है ज्यादातर बच्चे इसको गलत कर जाते हैं। ज्यादातर बच्चे ना 6 मंथ्स पे टिक करके आ जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं ये एक्सेप्शन वाला केस है, ये वो वाला केस है जहां पर जो पुरानी कंपनी है, एग्जिस्टिंग, जो पहले से इनकॉर्पोरेट हो गई थी, उसके अलावा कोई और एप्लीकेशन लगा रहा है, नई कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के 3 साल के अंदर लगा रहा है, उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिस दे रही है, तब 6 महीने मिलते हैं। वो एक्सेप्शन का केस है। क्वेश्चन में कहीं भी एक्सेप्शन के बारे में नहीं लिखा है, तो हम नॉर्मल केस के बारे में पढ़ रहे हैं, और नॉर्मल केस में तो कंपनी को 3 महीने के अंदर अंदर नाम चेंज करना कंपलसरी है, अदरवाइज सेंट्रल गवर्नमेंट पेनल्टी लगाएगी, जो कि ये भी हो सकती है कि कंपनी को बंद कर दिया जाए। और मैं समझा दूं आपको इसका, आपको पता है ना कि अगर कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई तो उसका नाम पुरानी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, और पुरानी कंपनी जो है वो 1 साल के 12 महीने के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट तक एप्लीकेशन लगा सकती है। सोचो 1 साल निकल गया, सोचो एयरटेल कंपनी पहले से बनी हुई थी, नई कंपनी बन गई एयरसेल, जिसका नाम एयरटेल से मिलता जुलता है। एयरसेल को बने हुए 1 साल से ऊपर हो गया, अब एयरटेल जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि साहब एयरसेल नाम की कंपनी बना दी आपने, कस्टमर को लग रहा है वो मेरी कंपनी है, मेरे कस्टमर वहां चले गए, मेरा लॉस हो रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा 1 साल तक सो रहे थे तुम, तुम्हें 1 साल तक लॉस नहीं दिखाई दिया तुम्हारा। भाई जो पुरानी कंपनी है ना उसके पास 1 साल का टाइम होता है, 12 महीने का, एक्चुअल में 12 महीने का टाइम होता है। 12 महीने के बाद वो कंपनी खुद नहीं लगा सकती एप्लीकेशन, किसी और से लगवाएगी। अगर 12 महीने में उसने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल दिया होता तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको ऑर्डर देता नाम चेंज करो, उस केस में उसे 3 महीने में करना पड़ता। ये है हमारा आंसर। एक बार विपिन, शिप्रा, देव, विनय, बच्चे आप लोग कंफर्म करें यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 16 तक समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया ना, मैं बिंदास बोल रहा हूं, आप पूछ लीजिएगा दोबारा। बस ऐसा नहीं हो कि आपने पढ़ लिया, आपको समझ में नहीं आया, मजा नहीं आया, ये सब नहीं होना चाहिए यार, है ना। अपने को मतलब आपको आना चाहिए समझ में, तभी मजा आएगा। चलिए जी आगे चले फिर। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, हालांकि एग्जाम में आया हुआ है। सर is it 30 days or 3 months? 3 months, 3 months, 3 months, 3 months, 3 months, शिप्रा 3 months, 3 months। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है यार। ई फॉर्म INC 22 किसके लिए होता है? घोट लो, इस बात को याद रख लो। कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस से रिलेटेड कुछ भी होगा, INC 22 फाइल। कंपनी नहीं बनाई, रजिस्टर्ड ऑफिस लेना है, INC 22 फाइल होगा। कंपनी बन गई, रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है, INC 22 फाइल होगा।
रजिस्टर्ड ऑफिस से रिलेटेड कुछ भी होगा, INC 22 फाइल होगा, बात खत्म। याद रख लो इस बात को, घोट लो अपने में। आगे चलते हैं। अगर आपको कंपनी का नाम ऑल्टर करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ती है। हाँ जी, लेनी पड़ती है। कंपनी का नाम अगर मुझे चेंज करना है तो दो कंडीशन है। एक तो जनरल मीटिंग में SR, स्पेशल रिजोल्यूशन, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर अप्रूवल। लेकिन अब देखते हैं ऑप्शन क्या बोल रहा है। अगर नाम चेंज की वजह से कंपनी का स्टेटस चेंज हो रहा है और कंपनी पब्लिक से प्राइवेट बन रही है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी? यस। अगर कंपनी के नाम में सिर्फ इतना सा चेंज हो रहा है कि प्राइवेट शब्द को ऐड या डिलीट किया जा रहा है, बाकी पूरा नाम एज इट इज रहेगा, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी है? नो। सिर्फ SR, स्पेशल रिजोल्यूशन से काम हो जाएगा। अगर कंपनी का पूरा सिर्फ प्राइवेट शब्द को हटाया डिलीट नहीं कर रहे हो, जैसे एग्जांपल के तौर पे कंपनी का नाम है लूमेक्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, आप प्राइवेट शब्द को हटा रहे हो और कंपनी बना रहे हो लूमेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, या कंपनी का नाम अभी लूमेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, प्राइवेट नहीं है, उसमें ऐड कर रहे हो, सिर्फ प्राइवेट शब्द को ऐड या डिलीट किया जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं। लेकिन आप ल्यूमेक्स कंपनी का नाम चेंज करके ABC पूरा का पूरा नाम चेंज कर दिया, अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत है। तो A एंड C ये इसका आंसर है। क्या आंसर है? A एंड C। क्लियर है ये चीज यहां तक? A एंड C ये इसका आंसर है। यहां तक हो गया अपना 18th। देखो ये लिखा भी हुआ है, देखें एक बार, देखिए, नो सच अप्रूवल शेल बी नेसेसरी, जहां पर नाम में सिर्फ ऐड या डिलीट किया जा रहा है प्राइवेट शब्द को, वहां स्पेशल रिजोल्यूशन से काम हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 ये बोल रहा है कि अगर आप रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर रहे हो विद इन दी सेम सिटी, बच्चों याद रखिएगा रजिस्टर्ड ऑफिस 4 तरीके से चेंज होता है। मैं पहला वाला पूछ रहा हूं, सेम सिटी मतलब ना तो सिटी चेंज हो रही है, ना स्टेट चेंज हो रहा है, ना ROC चेंज हो रहा है। आपने पढ़ा है, पता क्या पढ़ा है आपने? ये लाइन पढ़ी है सेक्शन 13 के अंदर, आपने पढ़ी है सेक्शन 13 MOA के ऑल्ट्रेशन के बारे में बात करता है। आपने ये पढ़ा है कि साहब अगर रजिस्टर्ड ऑफिस सेम सिटी में चेंज हो रहा है ना, वो चेंज ही नहीं माना जाता, उसे MOA का ऑल्ट्रेशन माना ही नहीं जाता, उसके लिए जनरल मीटिंग बुलाई नहीं जाती, वो बोर्ड रिजोल्यूशन से ही हो जाता है। सेम सिटी में ही तो हो भाई, एक उसी सिटी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, शेयर होल्डर का लॉस ही नहीं हो सकता। अगर आपने एक कंपनी में इसलिए सोचा था इन्वेस्टमेंट करना कि ये मेरे शहर में है, अगर मुझे प्रॉब्लम होगी मैं डायरेक्टली हेड ऑफिस में चला जाऊंगा। अरे आज अगर वो अपना एड्रेस चेंज करिए तो भी सिटी तो सेम है ना, आपके राइट थोड़ी ना अफेक्ट हो रहे हैं यार, आप तो आज भी उसके हेड ऑफिस में जा सकते हो, शहर थोड़ी चेंज कर लिया, एड्रेस ही तो चेंज करा है बस उसने, क्या दिक्कत है? तो फिर इस केस में क्या हो जाएगा? विद इन दी सेम सिटी, ये बोर्ड रिजोल्यूशन है बेटा, बोर्ड रिजोल्यूशन, आंसर डी होगा इसका, विद इन दी सेम सिटी बोर्ड रिजोल्यूशन। एक बार बच्चे यहां तक क्लियर करें, क्योंकि हमने 19 तक पढ़ लिया है, आज की क्लास में सिर्फ 20 तक करेंगे, क्योंकि आगे के जो क्वेश्चन है वो हम जो कल क्लास करने वाले हैं, जिसमें हम सेकंड वाले चैप्टर को उठाएंगे, उससे रिलेटेड भी कुछ मतलब उसको साथ में लेके चलना पड़ेगा, तब हमें अच्छे से एक्सप्लेन हो पाएगा, कंसेप्ट पूरा बढ़िया से तब क्लियर होगा। मुझे बताएं यहां तक समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 19 तक पढ़ा है ना आपने? अगर सेम सिटी में चेंज हो रहा है बोर्ड रिजोल्यूशन, उसके अलावा सब जगह स्पेशल रिजोल्यूशन। अगर ज्यादा याद नहीं रहे ना, इतना याद रख लेना, अगर कोई भी कंपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का कुछ भी चेंज करेगी SR पास होगा। ऐसे और बता दो, ट्रिक और बता दो, आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को चेंज करोगे ना, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है, 2 जगह नहीं करना। एक, अगर आपने रजिस्टर्ड ऑफिस सेम सिटी में चेंज किया, 2 जगह नहीं करना। एक, अगर आपने रजिस्टर्ड ऑफिस सेम सिटी में चेंज किया,
या फिर कैपिटल क्लॉज। इन दो के अलावा आप जब भी एमओए को चेंज करोगे हमेशा स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो। शिप्रा, विपिन, विनय, देव, एक बार मेरे को जल्दी से क्लियर करो, यहां तक आया समझ में कि नहीं आया बच्चे? एक बार चैट पर लिखो। विपिन प्लीज आप भी बताओ, शिप्रा आप भी बताएं, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ओके। फिर भी डाउट है ना, पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये रिकॉर्डिंग क्लास आपको मिल जाएगी, आपको अवेलेबल कर दी जाएगी। आपको जब टाइम मिले आप एक बार इसका रिवीजन कीजिएगा, तब भी प्रॉब्लम आए पूछ लीजिएगा। विच स्टेटमेंट इज ट्रू हमारा लास्ट है, बड़ा ही सिंपल है। एक कंपनी चेंज कर सकती है अपना रजिस्टर्ड ऑफिस, बड़े ध्यान से सुनना बच्चों, ये मैंने क्या बोला, रजिस्टर्ड ऑफिस 4 तरीके से चेंज होता है, ये थर्ड वाला है, थर्ड वाला। एक कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर सकती है फ्रॉम वन आरओसी टू अनदर आरओसी विद इन द सेम स्टेट। आपको एक बात बताऊं बेटे, एक स्टेट के अंदर ना एक ही आरओसी होता है, लेकिन भारत में सिर्फ 2 ऐसे स्टेट है जहां पर एक से ज्यादा आरओसी है, क्योंकि वहां कंपनी ज्यादा है, एक आरओसी संभाल नहीं पाता। एक तो है महाराष्ट्र, एक है तमिलनाडु। पता है आपको? ये उसकी बात हो रही है। ये बोल रहा है अगर कोई कंपनी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर रही है, आरओसी चेंज हो रहा है, स्टेट सेम है, तो उस केस के अंदर क्या होता है, रीजनल डायरेक्टर की अप्रूवल ली जाती है, ई फॉर्म INC 23। ये वाला स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। बाकी आप देखोगे तो बोल रहा है कि सेम स्टेट है, आरओसी चेंज हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ना, सेंट्रल गवर्नमेंट तो तब आता है जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है। चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस एक स्टेट से दूसरे, ये गलत है, परमिटेड है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सकते हो, रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर सकते हो, बशर्ते सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी INC 24 में। हम बात कर रहे हैं कि अगर आप सेम आरओसी स्टेट के अंदर हो, एक आरओसी से दूसरे आरओसी में जा रहे हो, तो INC 23, तो फर्स्ट वाला हमारा ट्रू है। ये यहां पर लिखा भी हुआ है बच्चे एक्सप्लेनेशन के अंदर। तो स्टूडेंट्स आज हमने चैप्टर नंबर 1 CMA फाइनल का, जो कि बहुत बड़ा है, जो कि बहुत बड़ा है, जिसका एवरेज कम से कम 7 से 8 नंबर रहता ही रहता है, जिसमें से MCQ कम से कम 2 नंबर के आने के चांसेस रहते ही रहते हैं, उसके 20 क्वेश्चन हमने कर लिए। इन 20 क्वेश्चंस जो आज हमने करे हैं, इसमें से कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं, कुछ क्वेश्चन हमने अलग से बैठकर बनाए हैं। क्लियर है? अभी ये कंप्लीट नहीं हुए, अभी सिर्फ इसी चैप्टर के 15 और क्वेश्चन हम लोग करेंगे। एक बात बता दूं स्टूडेंट्स, हर चैप्टर में से उतने MCQs करने की हम कोशिश करेंगे कि इससे बाहर कुछ आए ना, और आए तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत हमको उसका आइडिया रहे। कोशिश हमारी रहेगी पूरा चैप्टर MCQs के थ्रू कवर अप हो जाए। तो बच्चे आज हमने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं, रिकॉर्डिंग इसकी आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगी। अगर कोई भी डाउट है आप रिकॉर्डिंग दोबारा देखिएगा, बिंदास पूछ लीजिएगा, दोबारा से समझा दिया जाए। क्लियर है ये चीज? कोई डाउट है तो बताइए, वरना आज की क्लास हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। विपिन एंड शिप्रा एक बार क्लियर है? ओके ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास यहीं पे कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, रिवाइज कीजिएगा, और बाकी का फिर हम कल कंटिन्यू करेंगे बच्चों। ठीक है, थैंक यू।